मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। हरियाणा में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे हरियाणा के आला पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में पुलिस को स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में जुआ हो, सट्टा, शराब या फिर अन्य अवैध कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के निर्देश भी अनिल विज ने अपने पुलिस को दिए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों की मीटिंग में यह भी चेतावनी दे डाली है कि अगर किसी क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार पनपा तो उस इलाके के पुलिस अधिकारी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अपने पुलिस को सख्त दिशा निर्देश देने के बाद से अब अनिल विज ने अपराधियों को भी कड़ी चेतावनी दे डाली है। अनिल विज ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो अपराधी गलत काम छोड़ दे या तो हरियाणा छोड़ दे, क्योंकि हरियाणा में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। हरियाणा के सभी पुलिस अधिकारियों को ये कहा है कि हरियाणा में गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ क्लीन हरियाणा अभियान चलाया जाए। किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। अपराधी या तो गलत काम करना छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। और उनके द्वारा चलाए गए अभियान की डीजीपी लेवल पर रेगुलर समीक्षा की जाएगी। अभी 1 तारीख से 15 तारीख तक जो कार्रवाई की गई है उसके तहत जुआ, सट्टा, अवैध शराब, ड्रग्स के खिलाफ 5687 जगह पर छापे मारे गए हैं। 2446 मामले दर्ज किए गए हैं और 2664 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार से अवैध हथियारों को पकड़ने के लिए भी बड़े स्तर पर मुहिम चलाई गई है और बहुत बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये अभियान यहीं खत्म नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि हरियाणा को अपराध मुक्त घोषित ना कर दिया जाए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में धमकी के मामले को गंभीरता से लिया है और यह कहा है कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार पारदर्शिता से नौकरी दे रही है। उन्होंने ये बात कही कि जिस तरह से पेपर लीक के मामले में सभी लोग पकड़े गए हैं, इस बार भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये बात भी कही कि कांग्रेस के समय में घोटाले हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान सरकार में 7 साल में कोई एक भी घोटाला अब तक नहीं हुआ है। किसका अच्छा है और जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम कितना भ्रष्टाचार, किस प्रकार के घोटाले होते थे, वो अखबारों में भी छपते थे। लेकिन सरकार को 7 साल लगे बड़े, आज तक कोई घोटाला इस प्रकार की कोई बात नहीं। अगर कहीं भी सरकार को नजर आया तो विपक्ष ने मुद्दा तब तक नहीं उठाया, उससे पहले तो सरकार ने उस पर एक्शन ले लिया। कहीं भी कोई भी आज तक हुआ अगर सरकार के ध्यान में आया तो सरकार ने उस पर कार्रवाई की। और ये भी अगर मामला है डांडा में तो उसमें सरकार कार्रवाई कर रही है और जाँच आपके सामने है। जहाँ पहले जांच हुई थी उससे सरकार सेटिस्फाई नहीं और जो एक रिटायर्ड IAS अफसर हैं उनको जांच दे दी, जो पहले गृह सचिव भी रहे हैं, तो SS प्रसाद जी को जांच दी कि निष्पक्ष दूध का दूध पानी का पानी। 134 के तहत एडमिशन पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 41,321 छात्रों ने अप्लाई किया था और इनमें से 19,536 छात्रों के एडमिशन हो चुके हैं, जो कि 47% से थोड़ा सा ज्यादा है। जबकि जिन 7,559 छात्रों ने फॉर्म भरे थे उन्होंने अभी तक विभाग से कोई संपर्क नहीं किया है। बहुत अच्छे एडमिशन अभी तक हो चुके हैं। अभी तक जो 41,331 लोगों ने अप्लाई किया था उनमें से 19,536 के एडमिशन हो चुके हैं, जो कि 47.3% बैठता है। जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे से संपर्क ही नहीं किया, मतलब उन्होंने फार्म तो भर दिया लेकिन संपर्क नहीं किया, तो वो 7,959 है। और जो रिजेक्ट केस हुए जिनकी आमदनी ज्यादा थी किसी वजह से, वो है 1,715। तो ऐसे 9,684 जो केस हैं
वो रिजेक्ट हो गए, समझ लो, या संपर्क नहीं किया या रिजेक्ट हुए, तो 23.5 बैठते हैं। इस तरीके से जो केस क्लियर है अब तक तो 70.7 है। तो इतने प्रतिशत हो चुका है और आज तक का ही रिकॉर्ड है कि आज तक सबसे ज्यादा जो हुई वो अब तक की है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, एडमिशन नहीं है, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे डीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं, उन्होंने डायरेक्टर साहब से बात की कि 2 दिन का उन्हें टाइम चाहिए, तो उस पर विचार करें और हमारा प्रयास रहेगा कि वो एडमिशन भी हो। और जिन कुछ स्कूलों ने एडमिशन नहीं किए उनके साथ ही बातचीत हुई है और वो मैं समझता हूँ कि आप तैयार हैं, जल्दी एडमिशन भी करेंगे। तो सर जो नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि जल्दी उसके बारे में भी हम निर्णय करेंगे। 2 दिन का टाइम चाहिए, बहुत थोड़े हैं अभी, उसका भी विचार करें। एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेंट का भारत का पहला ट्रायल हरियाणा के बल्लभगढ़ बस अड्डे से शुरू किया गया। ग्रीन डीजल से वाहनों से होने वाले प्रदूषण से राहत मिल पाएगी, वहीं माइलेज भी 5% तक बढ़ जाएगा। और इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इंडियन ऑयल के R&D सेंटर के निदेशक भी यहां मौजूद रहे। मूलचंद शर्मा ने कहा कि खास बात यह है कि इस ऑयल की खोज भी फरीदाबाद के इंडियन ऑयल सेंटर में की गई है और ये ट्रायल पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सपने को पूरा करेगा। इंडियन ऑयल ने शुरुआत पूरे भारत में पहली बार हरियाणा से शुरुआत करी, वो बल्लभगढ़ से। और जो ये ग्रीन जो ऑयल मिलेगा, इससे जो कार्बन में जो कमी होगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री गडकरी के सपने को साकार करने जा रहे हैं। जो पहले उन्होंने एक सेमिनार में कहा था कि इस तरह का हम बायो अपना गैस से या डीजल तैयार करेंगे जिससे कि कार्बन की क्षमता कम होगी और सबसे ज़्यादा लोग जो 5% जो तेल है उससे 5% की बढ़ोतरी लाभ मिलेगा अपने सरकार को। और उसकी शुरुआत आज की है, राम कुमार जी सारे अधिकारी हैं, तो इसकी आज शुरुआत हमने बल्लभगढ़ से करी है। आने वाले समय में पूरे भारत को इसका लाभ मिलेगा। देश में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वहीं इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड में हरियाणा की झांकी भी शामिल होगी। इस बार राजपथ पर हरियाणा के खिलाड़ियों का दमखम देखने को मिलेगा। शनिवार को दिल्ली में झांकी का आधिकारिक तौर पर परिचय करवाया गया। 10 ओलंपियंस झांकी का हिस्सा होंगे और इसमें टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति मुख्य आकर्षण रहेगी। और इस बार करनाल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगे और ये झांकी सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की तरफ से की गई है। फरीदाबाद में पलवल की तरफ से आने वाले भारी वाहनों पर आज रात 10 बजे से लेकर 23 तारीख के दिन 1:30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा और इसको लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दरअसल गणतंत्र दिवस पर रिहर्सल परेड के चलते दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है। उधर दिल्ली की सीमाओं पर भी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सील किया गया है। अगर किसी भारी वाहन चालक को दिल्ली की तरफ जाना है तो वो सिर्फ केजीपी मार्ग से ही होते हुए जा सकता है और उसको लेकर पूरे फरीदाबाद में नाकाबंदी भी की जाएगी। फरीदाबाद में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे ताकि किसी भी अनहोनी घटना से निपटा जा सके। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि जितने भी कमर्शियल वाहन हैं जो पलवल की तरफ से आएंगे उनका आने पर पूरी तरह से रात के 10 बजे से लेकर और 23 तारीख को 1:30 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हम यहाँ खड़े हैं फरीदाबाद के बाईपास रोड पर। साफ तौर पर एडवाइजरी में उन्होंने कहा है कि जो लोग दिल्ली की तरफ जाएंगे वो केवल यहाँ से जो केजीपी के लिए रास्ता जाता है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से सीधा ये केजीपी की कनेक्टिविटी यहाँ से दी गई है। यहाँ से सीधा होते हुए केजीपी का रोड वो लोग ले सकते हैं। उनके लिए खबर काफ़ी खास है क्योंकि वो जो वाहनों पर जो कमर्शियल पर रोक लगाई गई है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी क्योंकि उनको पहले से पता लग जाएगा कि यहाँ से बाहरी वाहनों पर जाने पर रोक लगाई गई है और ये रोक गणतंत्र दिवस के मद्देनजर लगाई गई है। फुल रिहर्सल की जा रही है। आगे दिल्ली में अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने भी सीमाएं सील कर दी है, तो कहीं ना कहीं उन वाहन चालकों के लिए जो परेशानी ना हो इसलिए पहले से ही
पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। हमारे साथ यहाँ पर पुलिसकर्मी भी है। क्या नाम है आपका? कुलबीर सिंह है जी, ASI कुलबीर सिंह ZO9। क्या कुछ एडवाइजरी में आपको आदेश आए? एडवाइजरी यही है ये जी, आज रात 10 बजे से और कल 23 तारीख को दिल्ली में जो परेड है उसकी रिहर्सल के लिए 1:30 बजे तक भारी वाहनों का, कॉमर्शियल व्हीकलों का दिल्ली में और फरीदाबाद में आना बंद है। तो कहाँ से जाएंगे? उनको पलवल से जो आएंगे वो KGP और KMP को यूज कर सकते हैं जी। यहाँ से फरीदाबाद से जाएगा वो भी आगे की तरफ नहीं जाने दिए जाएंगे? आगे की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। सभी नाके लगाए जाएंगे 10 बजे, आज रात 10 बजे से, ठीक है। तो वहाँ जाकर परेशान न हो और अपना KGP और KMP रूट पकड़े। तो कहाँ कहाँ नाकेबंदी की गई है पुलिस की तरफ से? नाकेबंदी हर साल होती है जी, वो तो उस पे बदरपुर बॉर्डर पे होती है, प्रहलादपुर बॉर्डर पे होती है, JCB पे होती है। तो तमाम जो जगह हैं, मेन चौक है, उन पर नाकेबंदी रहेगी और किसी भी सूरत में सुरक्षा के मद्देनज़र बाहरी वाहनों को, कमर्शियल वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। तो वो केवल KGP के रास्ते से अपना आगे की तरफ जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं फरीदाबाद जो बाईपास है, इस पर भी जो विकास कार्य चले हुए हैं, तो उनकी वजह से भी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जाम में ना फंसे और आगे जाकर परेशानी ना उठाएं, इसको लेकर फरीदाबाद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अपने जाने का रास्ता समय के अनुसार पहले से ही तय कर लें। पुरथला से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के अलग अलग जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से बातचीत की। यहां आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 4 सालों में देश में लगभग हर आकांक्षी जिले के अंदर जन धन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है। लगभग हर परिवार को शौचालय मिला है, हर गांव तक बिजली पहुंची है। बिजली सिर्फ गरीब के घर ही नहीं पहुंची है, बल्कि लोगों के जीवन में ऊर्जा का संचार भी हुआ है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश में सभी संसाधन और मशीनरी वही है, संसाधन वही है, अधिकारी वही है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग है। आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रहे हैं। आप सबके प्रयासों से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आज गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। जो जिले पहले कभी तेज प्रगति करने वाले माने जाते थे, आज कई पैरामीटर्स में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उन जिलों में भी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश भर के 112 आकांक्षी जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीसी के साथ सीधी बातचीत के दौरान हरियाणा के एकमात्र आकांक्षी जिला नूंह में संस्थागत डिलीवरी में सुधार के लिए जमकर प्रशंसा की। पीएम ने कहा कि आकांक्षी जिलों की सूची वर्ष 2018 में आई थी। उस समय हरियाणा के मेवात जिले का 50 से 45% संस्था का डिलीवरी थी, लेकिन जो अब बढ़कर 90% तक पहुंच गई है। जैसे ही पीएम ने संस्थागत डिलीवरी में सुधार के लिए अपने मुख से मेवात का नाम लिया, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल नूंह में बैठे उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बातचीत खिल गई। तो आज जो आकांक्षी जिले हैं उनकी आज वर्चुअल माध्यम से मीटिंग हुई है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। उसमें देश के कुछ जिले जिनका परफॉर्मेंस बेटर रहा था, उन लोगों से इंटरेक्ट भी किया और अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेवात का जिक्र भी किया कि मेवात ने स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष उपलब्धि हासिल की है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और हम प्रयासरत रहेंगे कि पूरी टीम के साथ, सभी विभागों के साथ मिलकर के जो विभिन्न पैरामीटर हैं विकास के, जो मानक हैं आकांक्षी जिलों के लिए, उन पर और बेहतर उपलब्धि हम हासिल कर पाएँ। जो अब तक हमने रिव्यू किया है डिफरेंट मीटिंग्स में जिला स्तर पर भी, तो कई बार ये पाया है कि हम ग्राउंड लेवल पे वो काम कर लेते हैं, लेकिन उसको कहीं न कहीं डाटा को अपलोड करने में आईटी सेक्टर में हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो उसकी तरफ भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ख़ास तौर पे जो स्वास्थ्य है, नवजात शिशुओं का, गर्भवती महिलाओं का, बच्चियों का, शिक्षा का क्षेत्र जो है, आईटी का है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज का है, उन सभी में जो पैरामीटर्स हमारे को दिए गए हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा
स्कोर उसके ऊपर हासिल कर सकें और मैक्सिमम। हरियाणा में 16% टीचर्स ने अभी तक टीके नहीं लगवाए हैं। यहां आपको बता दें कि कंवरपाल गुर्जर ने अध्यापकों से अब अपील करते हुए कहा है कि टीचर्स को बच्चों के लिए आदर्श बनना चाहिए, उन्हें टीका लगवाना चाहिए। उन्होंने संतोष प्रकट करते हुए कहा कि बच्चों ने टीकाकरण में काफी उत्साह दिखाया और रिकॉर्ड भी बनाया है। अभी कोर्ट का निर्णय आया है तो उसमें कोर्ट ने कहा कि हम किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते इंजेक्शन लगवाने के लिए, ये उसकी अच्छी है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भी ये बात कहूँगा और टीचरों से भी ये बात कहूँगा कि वो टीचर जो है वो बच्चों के लिए आदर्श होता है और निश्चित तौर से उन्हें जो वैक्सीन है वो लेनी चाहिए। और मैं इस बात से बेहद खुश हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने कमाल कर दिया। जितनी कम टाइम में जितने ज़्यादा बच्चों ने डोज ली है वो अपने आप में रिकॉर्ड है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ये सारा क्लियर हो जाएगा बहुत बड़ी संख्या में। महिला आयोग की नवनियुक्त चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। दिखाते हैं रिपोर्ट। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया पदभार संभालने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र फरीदाबाद में आई है, जहां जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। आइए उनसे जानते हैं अपने शहर में इस पदभार को ग्रहण करने के बाद वो कैसा महसूस कर रही हैं, किस तरीके से उनको लोगों का प्यार मिल रहा है। रेणु जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा। शुक्रिया। किस तरह की फीलिंग आ रही है, पहली बार इस धरती पर कदम रखा है पदभार संभालने के बाद अपने गृह क्षेत्र? तहे दिल से पार्टी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से मौका दिया और पार्टी ने मुझे हमेशा मौके दिए हैं। शायद 32 साल से कोई ना कोई पद ग्रहण करती ही रही हूँ मैं और हर पद को मैंने एक पूजा की तरह संभाला है, पूजा की तरह उसको डील किया है। इस पद को मैं और अधिक गरिमा के साथ निभाऊंगी। दूसरों से अलग नया क्या करने की सोच है आपके अंदर? केवल चैनल के माध्यम से एक आग्रह उन लोगों को करूंगी जिनका संबंध और संपर्क महिला आयोग से रहता है, कृपया करके महिला आयोग को कमज़ोर ना समझे। हम आज की नारी हैं और किसी महिला को झुकने नहीं देंगे। माना जा रहा है कि बहुत सी ऐसी शिकायतें महिलाओं की डस्टबिन में डाल दी जाती हैं, उन पे गौर नहीं किया जाता, जो कमज़ोर वर्ग से उठकर आती हैं। तो ऐसे में उन महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है, क्या रणनीति बनाई है? मुझे लगता है कि हमें ये सोच हटानी होगी कि कोई महिला कमज़ोर है या निचले स्तर से आती है या छोटी। जो शिकायतें डस्टबिन में डाल दी जाती हैं, कम से कम 2014 से ऐसे नहीं हुआ। आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश को ये ज़रूर कहूँगी कि यदि किसी महिला की 2014 से पहले कोई रिक्वेस्ट डस्टबिन में डली है तो हम उसको शिकायत को दोबारा सुनने के लिए तैयार हैं। यदि वो जेन्युइन है, केस जेन्युइन है, तो उसको हम दोबारा जो है सुन सकते हैं, उनको हल करने का प्रयास कर सकते हैं। 2014 के बाद हमारी पूरी टीम ने, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और हमारी 5 मेंबर्स ने, जिसमें मैं भी एक मेंबर थी, हमने 90% से अधिक केसेस सॉल्व किए हैं। प्रदेश मंत्री के नाते इसके अलावा महिला आयोग की आप सदस्य भी रही हैं, 3 साल काम भी किया है। इसके अलावा आप पहले ही राजनीति के फील्ड में एक्टिव रही हैं, तो लोगों की और खासकर हरियाणा की महिलाओं की बहुत उम्मीद है आपसे कि आप काफ़ी जुझारू नेत्री हैं और ज़रूर कुछ ना कुछ नया उनके लिए करेंगी और महिलाओं को बैकफुट पे नहीं आने देंगी। तो उनको क्या कहना चाहेंगी थोड़े शब्दों में? देखिए, किसी भी अभिनेत्री की साड़ी स्टाइल देखकर अगर महिलाएं कॉपी करती हैं तो दैट मीन्स उनके अंदर दिमाग है कि वो कुछ कॉपी करना चाहती हैं। उसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग महिलाओं का वो अनुकरण करेंगी, जैसे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा रेखा शर्मा, वो एक मिसाल है पूरे देश में। अब हरियाणा से आती हैं, वो देहरादून की बेटी हैं, लेकिन उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराया। हम भी उनका अनुकरण करते हैं और ऐसे ही बेटियों से मैं कहूँगी एक स्ट्रॉन्ग महिला बने, कल्पना चावला बनने का प्रयास करें, गीता फोगाट बनने का प्रयास करें, बबीता बनने का प्रयास करें। ऐसा प्रयास हम क्यों करें जो बाद में हमारे जीवन को नष्ट करें। ये थी रेणु भाटिया जिनका साफ कहना था कि महिलाएं सशक्त बने, अपने आप में मजबूत बने। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, फरीदाबाद। तो हरियाणा विशेष में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ।